यहाँ पे मैंने आपको मिट्टी परीक्षण क्यों करवाना, कैसे करवाना, क्यों ज़रूरी है, करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कहाँ पे करवाना चाहिए, वो मिट्टी परीक्षण करने के बाद क्या क्या टर्म्स आती है, वो टर्म्स का क्या क्या अर्थ है और उस हिसाब से अपन ने क्या हिसाब से प्लानिंग करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया। सभी किसान भाइयों का मैं गिरीश हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है मिट्टी परीक्षण और ये जो वीडियो है, ये वीडियो के सीरीज को हम नाम देने वाले हैं सीधी बात नो बकवास। इसका मतलब क्या कि जो हो सके उतने कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे तो आपको भी यह वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो मिट्टी परीक्षण एक बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं ऐसा अपेक्षा कर रहा हूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको मिट्टी परीक्षण के फायदे मालूम है। ऐसी बात नहीं है कि आपको फायदे मालूम नहीं है या आपने कहीं पे पढ़े हुए या बाकी वीडियो में देखे हैं, लेकिन इस वीडियो में जो किसी ने ऐसे कुछ तथ्य कि जिसको खोला नहीं है, जैसे कि मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी लेना तो वी शेप का ही गड्ढा क्यों करना और वो उसकी जो डेप्थ है वो उतनी ही क्यों लेना, उसके बाद जो 3 प्रकार की टर्म्स है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्कलिनिटी, एसिडिटी और लवणता, इसका इस्तेमाल तो हर किसी ने किया है, लेकिन ये टर्म का अर्थ क्या है ये आपको नहीं बताया। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में चालू करता हूँ। वीडियो देखिए, मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जैसे कि देखो आज आप भी जब कभी बीमार गिरते हो तो आप आपके ब्लड का सैंपल देते हो या आपकी सोनोग्राफी निकालते हो या एमआरआई, एक्सरे सब निकालते हो, तो ये सब जो निकालते हैं वैसा ही आपके मिट्टी भी आज बीमार गिर रही है। कारण कई है कि बहती हवा के वजह से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, बारिश की वजह से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, या अभी हमारे जलगांव में या जलगांव के आजू बाजू में जो कोई किसान भाई ड्रिप कर रहा है ना, उसको जब आप पूछेंगे कि भैया क्या तेरे पास पानी कम है, वो बोलता नहीं पानी बहुत है। फिर ड्रिप क्यों कर रहा है, तो उनका कहना है कि जब हम खुला पानी देते थे ना तो हमारी जमीन खराब हो रही थी, हमारी जमीन की जो उपजाऊपना है, फर्टिलिटी है, वो खत्म हो रही थी और ये बचाने के लिए उन्होंने कम पानी का इस्तेमाल करने का सोचा और ड्रिप का काम चालू किया। साथ में उनको मनुष्य बल वगैरह कम लग जाता है, ये तो सही है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि आपने कई बार ऐसी गलती हो गई है कि आपने बिना सोचे समझे ज़्यादा खाद डाल दी है, तो उसकी वजह से आपके सॉइल का जो नेचर था वो चेंज हो गया है। अभी वो कभी अच्छे दिशा में गया है, कभी बुरी दिशा में गया है, लेकिन अच्छी दिशा में गया है तो आपने उसका फायदा इंजॉय किया है, लेकिन वो बुरी दिशा में गया है तो उसको रिपेयर कैसे करना। तो ऐसे कई बातें हैं कि जिसके वजह से आज अपनी ज़मीन खराब हो रही है, तो वो बचाने के लिए सॉइल टेस्टिंग करना आवश्यक है। ये पहला हो गया। दूसरा कि खेती का खर्चा कम करना है। देखो मैंने कई बार बोला है कि खेती एक धंधा है और हर एक धंधे की, हर एक बिजनेस की अपनी एक ज़रूरत रहती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कोई आदमी ने अगर तय किया कि यार वो ड्राइवर बनेगा या वो गाड़ियाँ लेगा और ड्राइवर बनेगा, गाड़ी चलाएगा और वो गाड़ी में बैठने के बाद उसको चलते गाड़ी में स्पीड की वजह से दिक्कत हो रही है, तो फिर वो ड्राइवर कैसे बन पाएगा। उसको चलते गाड़ी में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, रोज एक आधी बार नहीं लेकिन हर बार वो गाड़ी चलाई कि 20 मिनट बाद उसको नींद आ जाती है, तो फिर वो अच्छा ड्राइवर बन पाएगा क्या, तो नहीं बन पाएगा। तो वैसा ही खेती का है कि खेती की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक तो कब क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। प्रकृति कब उसका नेचर बदल देती है, कब उसका रंग बदल देती है। अब भी जैसा मौसम है कि अचानक से बारिश आ गई, तो ये आपके हाथ में नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण एक चीज है कि जब खेती का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जब निकलता है और आप बाजार में लेके जाते हो उसको बेचने के लिए, तो वहां पे आपको क्या रेट मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर आपने खेती में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, मान लो कि आपने बैंगन लगवाए थे 1 एकड़ में
और आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया, और बैंगन जब निकले तब आप अगर बाजार में गए और आपको बैंगन के 1,20,000 रुपये मिले, तो आप 20,000 रुपये मुनाफे में रहे, ये समझ में आ गया। लेकिन यही खेत में, यही बैंगन में आपने एक के जगह 1.5 लाख रुपए खर्चा करवा दिया था, और जब आपका बैंगन बाजार में गया तब उसको 1 ही लाख रुपए या 1,20,000 रुपये ही मिला, तो आप 30,000 रुपये लॉस में चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि खेती एक ऐसा धंधा है कि जिसका फिनिश प्रोडक्ट की कीमत आपके हाथ में नहीं है। तो आपने खेती में ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका खर्चा कैसे कम रहे, और ये खर्चा कम करने के लिए मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब मिट्टी परीक्षण करेंगे तो आपके हाथ में एक सॉइल कार्ड आएगा कि जिसमें पूरा लिखा रहेगा कि आपके ज़मीन में कौन कौन से तत्व है, उसका क्या मतलब कितना परसेंटेज है, और आप जब अगला क्रॉप लगवाएंगे तो वो क्रॉप के हिसाब से आपको जो भी खाद वगैरह डालना है, तो आपके ज़मीन में उसकी मात्रा आपको मालूम होने की वजह से आप क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, क्या ज़्यादा डालना है, क्या ज़्यादा नहीं डालना है, ये तय कर पाएंगे। और ये अगर आपने बराबर प्लानिंग किया तो आपका खाद का खर्चा कम हो जाएगा, आपका उत्पाद का खर्चा बढ़ जाएगा और आप फायदे में रहेंगे। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा कि अगर आपके ज़मीन में कैसा है कि मान लो अभी छोटे किसान के लिए ये ज़्यादा लागू नहीं होगा, लेकिन जो बड़ा किसान है या कुछ है तो उनको अगर ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, और उस मिट्टी के आधार पे अगर वो क्रॉप पैटर्न डिज़ाइन करेगा तो उसको फायदा भी ज़्यादा मिलेगा, उसको उपज ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं कि जिसके बारे में बात होना ज़रूरी थी, तो वही चीज़ें मैंने आपको बताया, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और साथ में ये जो 3 टर्म्स है ना, ये आपको पता होने बहुत ज़रूरी है कि क्षारीयता मतलब अल्कालिनिटी, एसिडिटी और सैलिनिटी। अभी एसिडिटी तो आपको मालूम है कि आपको भी जब एसिडिटी होती है तो कितनी दिक्कत होती है, तो ज़मीन को भी वैसे ही कुछ दिक्कत होती होगी। इसके जो बिल्कुल विरुद्ध है वो है अल्कालिनिटी, कि मतलब अगर एसिडिक नेचर नहीं है लेकिन ज़्यादा अगर वो अल्काइन हो गया तो भी आपको दिक्कत है। और ये टर्म क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक सॉइल का कार्ड जो रहता है उसका नमूना है, और मैं इस वीडियो में आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि मिट्टी का सैंपल कैसे लेना, कब लेना, कैसे उसको कहाँ पे करवाना, और ये रिपोर्ट का क्या रिपोर्ट आगे और आएगा तब इसके बारे में मैं और बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये रिपोर्ट मैंने क्यों रखा है कि आपको पता चले कि इस ऐसा कुछ एक सॉइल रिपोर्ट आता है, जैसे अपन ब्लड सैंपल चेक करते हैं तो एक रिपोर्ट आता है, तो वैसा इसका भी एक रिपोर्ट आता है। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है और ये आपने संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आपके ज़मीन में जो बदलाव हो रहे टाइम टू टाइम उसका आकलन आप इस रिपोर्ट के माध्यम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये 3 टर्म के बारे में मैं बता रहा था कि अल्कालिनिटी क्षारीयता, जब मिट्टी का पीएच 8.5 से अधिक हो जाए। अभी अगले वीडियो में मैं पीएच के बारे में भी आपको समझाने वाला हूं कि पीएच मतलब क्या। देखो, पीएच के बारे में आपको वीडियो कहीं मिल जाएगी, लेकिन पीएच और एग्रीकल्चर का क्या संबंध है ये मैं आपको जोड़ के दिखाने वाला हूं अगले वीडियो में। तब तक जो आप पीएच एक टर्म है उसको आप समझ लीजिए कि जब मिट्टी का पीएच 8.5 से अधिक हो जाए तो आपकी मिट्टी क्षारीयता बन जाती है। जैसे कि देखो, उसमें सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट खनिजों की वजह से ये होता है। मतलब आपकी मिट्टी में अगर ये ज़्यादा है तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा टर्म है एसिडिटी, कि जब आपका पीएच 6.5 से कम हो जाए तो आपकी मिट्टी ये बन जाएगी अम्लीय। अभी हिंदी में उसका नाम ये है, लेकिन एसिडिक बन जाएगी सामान्य भाषा में। तो ये कब होता है? जब बढ़ जाता है, जब आपके मिट्टी में कार्बोनिक आम्ल जो रहता है, कार्बोनिक पदार्थ, वो बढ़ जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जो ये देखो, ये 2 टर्म तो आपको भी मालूम होंगी, लेकिन ये जो तीसरी टर्म है सैलिनिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आपके मिट्टी की इरिटिक कंडक्टिविटी 2 से अधिक होती है तब ऐसा बोला जाता है कि आपकी मिट्टी में सैलिनिटी
ज़्यादा है और आपकी मिट्टी लवणीय बनना शुरू हो गई है। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन बढ़ने की वजह से ये होता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कब आता है मालूम है? जब आप खेती में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। अभी कई जगह आज भी ड्रिप वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, तो अगर 5-6 साल आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। आपके मिट्टी का फर्टाइल नेचर कम होते जाएगा। और अगर आपके खेती में पानी जमा हो रहा है ज़्यादा समय के लिए, तो भी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ का भी आप ख्याल रखो कि आपके खेती में पानी ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए। देखो, मैं एक जीवंत अनुभव बताता हूँ कि मेरी भी खेती है या मेरे भी रिलेटिव की खेती है, और पहले वो खेती में कुछ भी पानी जमा नहीं होता था बारिश के दिनों में। लेकिन उसके बाजू में जब हाईवे बना, नया रोड बना, तो उसके वजह से ऐसे वहाँ पे बदलाव हो गए कि वहाँ पे खेत में पानी जमना चालू हो गया। अभी जो मेरे रिलेटिव थे कि जिनका वो खेत है, तो उनको ये पहले तो प्रॉब्लम था ही नहीं, तो उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम का जिक्र ही नहीं था। लेकिन 1 साल उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया कि ठीक है भाई हो गया। वो चिल्ला रहे थे कि ये हाईवे वाले पानी निकाल के देंगे, हाईवे वाले निकाल नहीं रहे थे। लेकिन 2 साल ऐसा चला, तीसरे साल पता चला कि उनकी मिट्टी खराब हो गई है, मिट्टी की उपजाऊपना कम हो गया है। तो अभी जो नया हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके वजह से अगर आपके खेत में भी कुछ बदलाव आए होंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बदलाव आप जल्दी रिकॉग्नाइज कीजिए, जल्दी उसको समझ लीजिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे रिलेटिव तो चिल्ला रहे थे वो हाईवे वाले के नाम से कि ये पानी तू निकाल तू निकाल। वो कहाँ से निकालेगा, वो तो गवर्नमेंट का मतलब काम है। लेकिन उसके वजह से जो नुकसान हुआ वो मेरे रिलेटिव को हो गया। उसका खेत में बाद में उनको कहीं जो गोबर खाद रहती है वो डालनी पड़ी, बाद में वो डैम का बैक वाटर है वहाँ से वो जो मिट्टी रहती है वो लाके उसको डालनी पड़ी, तब जाके उसका खेत वापिस बागाए मतलब कसने लायक हो गया, फर्टाइल हो गया। तो एक अनुभव था, इसके लिए आपको बता दिया। तो मुझे लगता है कि ये तीनों टर्म आपके समझ में आई होंगी। और अगले कुछ वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पीएच ये भी बताने वाला हूँ। एक वीडियो के ऊपर हमारा ऑलरेडी काम चालू है कि पानी का टीडीएस मतलब क्या, तो ये भी टर्म मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगला जो है टॉपिक कि भाई फिर अभी मिट्टी का नमूना लेना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे सॉइल टेस्टिंग के किट आते हैं, और YouTube पे भी मैंने कई वीडियो देखे कि वहाँ पे वो यूट्यूबर भाइयों ने जिक्र किया है कि आप आपकी मिट्टी का टेस्टिंग घर में कर सकते हो, या इस तरीके से आप रोजगार निर्माण कर सकते हो। देखो यूट्यूबर भाइयों ने तो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यूट्यूबर भाइयों का नहीं है, अपना है किसानों का, कि भाई कुछ भी चीज़ करना है तो उसका पूरा डिटेल नॉलेज लो और फिर उसके बाद वो काम करो। नहीं तो आप मतलब यूट्यूबर भाइयों ने तो आपको बराबर गाइडलाइन दी है, लेकिन आप क्या करेंगे, आधा अधूरा नॉलेज ले लेंगे, फिर वो गलत तरीके से टेस्टिंग करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो शुरुआत में अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मिट्टी का जो नमूना है वो आप कहीं बाहर भेजो, कहीं गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, या कहीं गांव में भी अभी इसकी प्रोविज़न हो गई है कि आप मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं। शुरुआत में वहाँ से कर लो, आप समझ लो, एक बार समझ लिया तो फिर आप आपके यहाँ चालू करो। तो देखो, जब भी आपको मिट्टी का नमूना लेना है ना, तो सबसे अच्छे जो औजार माने जाते हैं वो माने जाते हैं अगर। तो अगर से क्या होता है कि एक प्रॉपर गड्ढे में से प्रॉपर तरीके से मिट्टी निकलती है, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन हर एक किसान भाई के पास अगर होना पॉसिबल नहीं है, तो आप आपके पास जो भी औजार है उससे भी आप सैंपल निकाल सकते हो। सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना कि आपने जो भी औजार यूज़ किए हैं वो लोहे के हैं, तो उसको किसी प्रकार की गंदगी ना हो या वो सड़ा हुआ कोरोज नहीं हो, क्योंकि उसको अगर मराठी में हम गंज बोलते हैं उसको, वो वहाँ पे अगर कलोज होगा, गंज होगा, तो वो आपके मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और आपका रिजल्ट कुछ अलग ही आएगा। तो ये सावधानी आपने बरतनी है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी ये वीडियो बनाने के पहले यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी। किसी ने 9 इंच बोला है, किसी ने 12 इंच बोला है, जो मिट्टी का नमूना लेना रहता है उसकी गहराई की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो बताने वाला हूँ जो मैंने एक
अच्छे पुस्तक में पढ़ा कि भाई 6 इंच का अपने को लंबाई का इस्तेमाल करना है गड्ढा लेने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब कभी आप मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं ना, तो खड़ी फसल में से मत लेना। जब आपकी फसल निकल जाती है तब जाके आपने मिट्टी का सैंपल लेना है, तो वो उत्तम माना जाता है। और 6 इंच का गहराई तक ये लेना है। अगर आप फल बागान करने वाले हो, फल बाग करने वाले हो, तो उसके लिए ये चेंज हो जाता है। मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और सैंपल कैसे लेना, तो देखो झिगजैग पैटर्न में आपका ये देखो, ये खेत है। मैंने यहाँ पे इसके लिए यही इमेज चुनी थी कि आपका खेत है और खेत में से 1 2 3 4 5 6 जगह से आपने सैंपल लेना है झिगजैग पैटर्न में। आपने ये जो बांध रहता है ना आपका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं शायद। एक बार आप कमेंट में बताइए कि बांध को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बांध के पास से बिल्कुल सैंपल नहीं लेना है, पेड़ के नीचे से नहीं लेना है। आपने कहीं पे अगर खाद रखी है, फिर वो गोबर खाद रहे कुछ भी रहे, वहां से नहीं लेना है। अगर आपने कहीं पे पशु बांधे हैं तो उसके आसपास से नहीं लेना है, आपने एक्चुअल खेत में से लेना है। और एक झेड़ पैटर्न में लेना है, एक खेत में 6 जगह से लेना है। देखो अभी आपका ये वैसे तो पुस्तक में बोला गया है कि 1 हेक्टर में 6 जगह से सैंपल लेना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो भी क्षेत्र है, फिर वो 1 एकड़ रहे, 1.5 एकड़ रहे, 2 एकड़ रहे या 1 हेक्टर रहे, आप 6 सैंपल ले लीजिए। अगर आपका आधा एकड़ भी है तो भी आप 6 सैंपल लीजिए। और ये 6 सैंपल लेने के बाद कहाँ से नहीं लेना ये तो मैंने बता दिया। 6 सैंपल लेने के बाद उसमें अगर कुछ कंकड़ वगैरह होंगे तो उसको रिमूव कर लेना है। आपके पुराने फसल की अगर कुछ तत्व उसमें होंगे जैसे कि जड़ वगैरह, तो उसको अलग कर लेना है। और मिट्टी आपको अलग करनी है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से सैंपल लेना है। अभी मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वी जो भी आप अगर गड्ढा कर रहे हैं, देखो अगर से करेंगे तो वी गड्ढा ही बनता है, लेकिन आप अगर आपके औजार से बनाएंगे तो फिर आपको वी गड्ढा वहां पे सोच समझ के करना पड़ेगा। ऐसा जो प्रॉपर कुछ भी गड्ढा है वैसा नहीं चलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो ये क्या है, हाँ, तो वी गड्ढा ही क्यों लेना, क्योंकि देखो ये एक टेक्निकली प्रूवन चीज है कि आपका जो मिट्टी है वो आपको ऐसे क्षेत्र से लेनी है कि जहां पे आपके फसल की जड़ रहती है। अभी अगर आप फल बागान लगवाने वाले हो तो आपके पेड़ बड़े बड़े होते हैं, तो आप उसका गहराई भी चेंज कर सकते हो और उसका आकार भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल क्रॉप है आपका जो रेगुलर लगवाते हैं, तो वी शेप में ही आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा कि ऊपर के सरफेस में आपको ज़्यादा मिट्टी आएगी। ये देखो ऊपर के सरफेस में ज़्यादा मिट्टी आएंगी, जैसे गहराई में जाएंगे वैसे मिट्टी का प्रोपोर्शन कम होते रहेगा। और इस वजह से आपको वो मिट्टी मिलेगी कि जिसमें आपका जो भी क्रॉप है वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ करने वाला है, उसका रूट वहाँ पे रहने वाला है। इस 9 इंच के जगह से ही वो अपने लिए खाना उठाने वाला है। और इसके वजह से ये मिट्टी परीक्षण का जो रिपोर्ट आएगा वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे बहुत बार किसान गलती कर देते हैं कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी खड्डा करते हैं। नहीं, आपने वी शेप में ही गड्ढा करना है। अगर आपके पास आपके औजार से आपको ये जम नहीं रहा है तो आप अगर का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। और ये फर बागान के लिए तो मैंने बता दिया कि भाई आपका जो भी पेड़ है वो बड़ा है तो उसकी जो जड़ है वो ज़्यादा जाने वाली, इसके लिए इसकी गहराई बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई भी आप बढ़ा सकते हो। और ये यहाँ पे वी शेप का भी कोई संबंध आता नहीं है, लेकिन अगर वो वी शेप से भी निकाले जाए तो आपको दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बोला था 6 जगह से आपको मिट्टी उठाना है, हर जगह से कम 500 ग्राम, कम से कम 500 ग्राम मिट्टी उठाना है। तो 6 जगह पे आपके पास हो जाएगी 3 kg मिट्टी जमा। और ये 3 kg को प्रॉपर एक
मिक्स करना है। मैंने तो बोल दिया उसमें जो भी पुराने अवशेष वगैरह कंकड़ उसको निकाल देना है, इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसके 4 टुकड़े बराबर करना है सामने सामने से, और 3 टुकड़े आपने बाजू में करवा देना है, और 1 टुकड़ा आपने लेना है। देखो यहाँ पे मैंने 1 टुकड़ा लेके आपको दिखाया, और इसको इसी तरीके से एक एक टुकड़ा बाजू में करते रहना है जब तक आपको 500 ग्राम मिट्टी मिल जाए। मतलब जब आपको 500 ग्राम मिट्टी मिल जाएगी तो वो टुकड़ा आपने सैंपल के लिए भेजना है। तो ये टुकड़ा जब आपको सैंपल के लिए भेजना है, तो या ये जब लेना है आपको मिट्टी, तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ पे बताइए मैंने, कि खड़ी फसल में से नमूना नहीं लेना है। वही कि भाई पेड़ के वापिस, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं कि पौधे की छाया, गोबर खाद का स्थान एवं जहाँ पे गड्ढा है। कई बार ये देखो, ये मुद्दा रह गया था मेरे से कि कई बार खेत में क्या हो जाता है कि पानी जमा होने की वजह से वहाँ पे गड्ढा बन गया, या कुछ वहाँ पे पेड़ था जिसको आपने निकाला तो वहाँ उसके वजह से वहाँ पे गड्ढा बन गया, तो वहाँ से मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा आपका मिट्टी का नेचर। खेत में फसल अवशेष ना हो, ये मैंने बता दिया आपको। मैंने मेड़ और खेत के कोनों के स्थान नहीं होने चाहिए। खेत सूखा होना चाहिए। जब आपने पानी दिया है खेत में तब आपको मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। खेत में जुताई नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने फसल निकाल दी है तब आप सैंपल ले लो। फिर आपने खेत एक बार तैयार कर लिया अगली फसल के लिए तो आपको सैंपल नहीं लेना है। जहाँ पे भी आपके मतलब खेत में पानी का सोर्स है तो उसके आजू बाजू से आपको सैंपल नहीं लेना है। जानवर के आजू बाजू से, तबेले के आजू बाजू से सैंपल नहीं लेना है। और जो सैंपल आपने लिया है ना वो जानवर के तबेले के आसपास रखना है, ना जहाँ पे आप खाद वगैरह रखते हैं वहाँ पे रखना है। और जो बैग आपने लिया है वो सैंपल रखने के लिए, तो वो भी बहुत क्लीन होनी चाहिए। खाद वगैरह की वो बैग का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो ये चीज़ें का आपने सावधानी रखनी है। तो जो सैंपल आपने निकाला है और ये जो आपको लैब को भेजने वाले हैं, तो वो लैब को आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो किसान का नाम देना चाहिए, गांव का नाम देना चाहिए, पूरा एड्रेस देना चाहिए, जो नमूना आपने निकाला है उसकी गहराई बतानी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फल बागान के लिए वगैरह निकाला है तो ये ज़रूरी है। और आप वहाँ पे सिंचित और असिंचित बोई जाने वाली फसल का नाम बताना चाहिए। मतलब आपके पास पानी है या पानी नहीं है, तो वो फसल कौन सी आप वहाँ पे लगवाते हो उसका, और जो आखिरी फसल आपने लगवाई है वो भी वहाँ पे आपने बतानी चाहिए। अगर आपने पहले कुछ मिट्टी परीक्षण किया है, उसका रिजल्ट आया है और उसमें कुछ तत्व कम ज़्यादा आए हैं, तो उसको सुधारने के लिए आपने कुछ किया है, तो वो क्या किया हुआ है वो वहाँ पे लिखना चाहिए। और बस वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया कि जो भी थैली आप लेंगे वो खाद वगैरह की नहीं लेना है। तो ये चीज़ यहाँ पे थी। और ये देखो, तो मिट्टी परीक्षण करने के बाद आपको पीएच मिल जाता है। तो पीएच 6.5 से 7.5 मतलब सामान्य, 8.5 से अधिक मतलब आपकी जमीन क्षारीयता ज़्यादा है, 6.5 से कम मतलब आम्लीयता ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सामान्य और लवणता की ओर, ऐसा ये सब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। आप देख लीजिए कि जैविक कार्बन, उपलब्ध फॉस्फोरस और उपलब्ध पोटैश। तो आपका रिपोर्ट में से ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी रहती है, और ये चीज़ों को कौन से मात्रा में होना चाहिए इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और आपको एक सॉइल कार्ड मुझे बताना था, वो पीछे चला गया। तो देखो ये जो रिपोर्ट आता है ना, तो इसमें पीएच, ईसी, ओसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, हाँ, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको मिलेगा। इसका अवेलेबल कितना है, यूनिट कौन सा यूज़ किया है, स्केल क्या है, ये यहाँ पे समझ में आएगा। और इधर आपका पूरा डिटेल रहता है। और यहाँ पे सेकेंडरी मतलब ये सॉइल टेस्ट रिजल्ट प्राइमरी चीज़ों का है, और ये सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है कि भाई आपके मिट्टी में सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर वगैरह क्या चीज़ें हैं, लाइम कितना है, जिप्सम कितना है। और फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी मिलेगा आपको कि भाई आपने जो भी क्रॉप दिया था, यहाँ पे देखो
कॉटन, ग्राउंडनट, ऐसे 2 4 5 जो भी आपने क्रॉप वहाँ पे लिखे कि आप कौन कौन से क्रॉप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप NPK कितना इस्तेमाल कर सकते हो या करना चाहिए, और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 फर्टिलाइज़र का जो प्लान बोलते हैं वो भी आपको मिलेगा कि एक तो ये ऑप्शन यूज़ कीजिए, एक तो ये ऑप्शन यूज़ कीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको मिट्टी परीक्षण क्यों करवाना, कैसे करवाना, क्यों ज़रूरी है, करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कहाँ पे करवाना चाहिए, वो मिट्टी परीक्षण करने के बाद क्या क्या टर्म्स आती है, वो टर्म्स का क्या क्या अर्थ है, और उस हिसाब से अपन ने क्या हिसाब से प्लानिंग करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेशीर है, आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बता देगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि आप सब आनंदी होंगे। धन्यवाद।